नमस्कार, मैं हवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। हमारे खास कार्यक्रम बॉर्डर डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में डिफेंस सेक्टर में निजी कंपनियों का स्वागत किया जा रहा है। डिफेंस स्टार्टअप्स जो हैं वो काफी शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन कई तरह की दिक्कतें भी हैं। भारत में डिफेंस स्टार्टअप की असली स्थिति क्या है, नए इनोवेशन के लिए कितनी जगह है, क्या भारतीय सेना को प्राइवेट डिफेंस सेक्टर पर यकीन है, डीआरडीओ नए डिफेंस स्टार्टअप की कैसे मदद करता है और आने वाले समय में डिफेंस टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा होगा। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डीआरडीओ के रिटायर्ड और अनुभवी वैज्ञानिक हरि बाबू श्रीवास्तव, जो आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। एमएसएमई सेक्टर को कैसे डिफेंस से कनेक्ट किया जाए, छोटे स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए, डीआरडीओ में रहते हुए सर ने इस पर काफी ज्यादा काम किया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल होगा कि डिफेंस सेक्टर को लेकर के, खास करके प्राइवेट कंपनियों को लेकर के, जो करंट गवर्नमेंट है उसने काफी ज्यादा काम किए हैं। कई तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, योजनाएं जारी की गई हैं, बजट दिए गए, फंड दिए गए हैं, काम अच्छे हो रहे हैं। डीआरडीओ इसमें किस तरह की मदद करता है, इससे मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा सर। तो डीआरडीओ, जैसे आपको पता है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। नई टेक्नोलॉजीज को बनाना इसका काम है और उन टेक्नोलॉजीज को वेपनाइज करना, उसको सिस्टम्स के रूप में उसको डालना, वो उनका काम है। तो अभी काफी समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर उसमें हमारे आर&डी में और आर&डी से फिर प्रोडक्टाइजेशन में आ सके, वो अच्छा होगा। तो आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि जो पब्लिक परसेप्शन है कि ये है कि डीआरडीओ में सारा काम खुद ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों भारत की जो कंपनियां हैं वो डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रही हैं। थोड़े दिन पहले आपने शायद रिपोर्ट्स में पढ़ा भी हो कि एलसीए में कई हजार कंपनी हमारे साथ काम कर रही थी और वो बाद में फिर एचएएल के लिए सप्लाई चेन में आ गई। और इसी तरह से बाकी और भी जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, वेपन्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो शिप हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उन सब में, या बैटल टैंक हो, उन सब में इस तरीके का एक इकोसिस्टम बनाया गया है। खासकर जो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स हैं उसके लिए लगभग 2015 में उस समय के जो हमारे रक्षा मंत्री और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जेटली जी, उन्होंने एक प्रपोजल पार्लियामेंट में पास किया था जिसमें वो आर&डी के लिए विशेषकर से स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए एक फंड की उन्होंने व्यवस्था की थी। तो उसको डीआरडीओ ने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीआरडीओ को दी गई और फिर डीआरडीओ ने उसको ऑपरेशनलाइज किया। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन गए। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि पहले उसमें 10 करोड़ तक के लिए ग्रांट का प्रोविजन किया गया है। ग्रांट का प्रोविजन है कि आपके को डिलीवर तो करना होगा, जो भी डीआरडीओ के और कंपनी के बीच में जो भी स्पेसिफिकेशंस के लिए, सिस्टम के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से सिस्टम तो आपको बना के देना होगा, 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है, लेकिन आपको वो ग्रांट के रूप में पैसा मिल रहा है, वो लोन नहीं है। तो ग्रांट के रूप में मिलने से थोड़ा सा एक आपकी जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है वो भी बनती है कंपनी की, तो कंपनी को थोड़ा सा एडवांटेज होता है उस हिसाब से। और आईपी जनरेट होती है तो आईपी भी कंपनी के पास और डीआरडीओ के पास 50-50% होती है। इसमें भी जो डीआरडीओ का 50% है वो एक्चुअली मार्च इन राइट है। मार्च इन राइट का मतलब है कि अगर किसी वजह से वो स्टार्टअप या एमएसएमई आगे जाके उन्होंने वो वाला डायरेक्शन छोड़ दिया, किसी और डायरेक्शन में काम करने लगे, उस पर्टिकुलर विधा में काम नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को वो आगे नहीं लेके जाएंगे, तो डीआरडीओ के पास ये राइट होगा कि उसको वो किसी और कंपनी को वो सीओटी दे सके। लेकिन एज लॉन्ग एज ये सेम कंपनी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम करेगी, तो डीआरडीओ उसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ में काम करने के लिए बना रहता है। तो ये मार्च इन राइट के हिसाब से होता है। तो ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे कम से कम 100 कंपनीज को, 100 से ज्यादा कंपनीज को डीआरडीओ ने सपोर्ट किया स्टार्टअप कैटेगरी में। और एक डेयर टू ड्रीम करके एक स्कीम चलाई थी जिसमें जो डीआरडीओ की समझ में नहीं है अभी कि ये वेपन बनाना है या ये सिस्टम बनाना है, लेकिन कोई जो एंटरप्रेन्योर है वो ड्रीम करता है कि मैं इस टाइप का एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता हूँ जो
जो फोर्सेस के काम में आ सकता है, या इस तरीके से एक ये नई डायरेक्शन दे सकता है की कला को। तो उसके लिए डेयर टू ड्रीम किया, और उसमें भी बहुत सारी कंपनीज को अवार्ड दिए गए और कई कंपनीज को उसमें पैसा दिया गया जिससे वो उस ड्रीम को रियलाइज कर सके। जी जी। मैं एक चीज यहाँ पे जानना चाहूंगा सर, मैं बहुत बेसिक सवाल से अभी आऊंगा कि अगर सपोज करिए किसी इंडिविजुअल को एक डिफेंस स्टार्टअप शुरू करना है तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना होगा? स्टार्टअप की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्टअप की जर्नी के लिए एक्चुअली जो स्टार्टअप फाउंडर है उसके अंदर एक फायर होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप की जर्नी बहुत सिंपल नहीं है। शुरू में बहुत कष्ट होता है, उसमें पैसा नहीं मिलता, बहुत कुछ परेशानियां आती हैं, बहुत कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं, क्योंकि डिफेंस के रास्ते में जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग तो है कि अगर उस पर्टिकुलर फाउंडर में अगर वो फायर है तो वो आइडियाज के लिए तलाश करेगा, और आइडियाज तलाश करने के लिए जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनसे कुछ मदद मिलती है। डोमेन एक्सपर्ट्स का मेरा मतलब है जो डिफेंस इकोसिस्टम के साथ काम कर चुके हैं, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हो, चाहे वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के इंजीनियर्स हो। वो लोग आइडियाज देते हैं कि हम इस समय क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ गैप्स है। तो गैप्स का आइडेंटिफिकेशन पहली चीज है, और फिर उस आइडेंटिफिकेशन के बाद में फिर उस आइडिया को इवेल्युएट करना, क्या ये टू एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इस आइडिया को या इस गैप को हम प्लग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो फिर एक किसी इंक्यूबेटर के पास जाके उसको एक टेस्ट कराना होता है, फिर कहीं किसी पर्टिकुलर आईआईटी में या किसी पर्टिकुलर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में उसको इंक्यूबेट करना है, थोड़ा ग्रांट लेनी है जिससे कि वो अपनी टीम को रिक्रूट कर सके, कोर टीम को, क्योंकि एक सिंगल पर्सन तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज होती है। तो आपको टेक्नोलॉजी वाले लोग चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो रेगुलेटरी रजीम के जानने वाले हों, जो फाइनेंस को मैनेज कर सके, प्रॉपर एचआर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हो जिस आइडिया को आगे ले जा सके। तो इसलिए पैसा चाहिए होता है। तो और पैसा कैसे आता है वो भी एक कला है अपने आप में, क्योंकि आपका आइडिया अच्छा हो सकता है लेकिन अगर आप उस आइडिया को कुछ नहीं कर सकते हैं राइट फोरम में तो आपको वो पैसा भी नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं, एक टीम बनानी होती है, उसके लिए थोड़ा स्टार्टिंग के लिए एक पैसा चाहिए होता है। और वो करने के बाद में फिर आपको जगह जगह सरकार में आपको रजिस्टर करना पड़ता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको मे बी एनएसआईसी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्योंकि ये फौज से रिलेटेड है तो आपको डीजीक्यूए या डीजीएक्यूए इन ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना होता है। तो ये बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो शुरू होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का एवेल्युएशन, लेबोरेटरी इवेल्युएशन, फील्ड इवेल्युएशन। तो ये लंबी प्रोसेस है, लेकिन जो जिनमें फायर होती है वो पूरी करते हैं। जी, आपने ये बहुत अच्छा समझाया सर। मैं यहाँ पे बाबा कल्याणी जो हैं भारत फोर्ज के फाउंडर, उनका मैं कॉन्फ्रेंस में मैं था, उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने एक तरह से निराशा भी जताई उनके मन में, उनके बातों में मुझे गुस्सा भी लगा। उनका ये कहना था कि प्राइवेट कंपनियों पे जो है, प्राइवेट डिफेंस कंपनियां जो उस पे सरकार को या फिर डीआरडीओ को या फिर इंडियन आर्मी को, आर्मी के तीनों विभाग जो हैं, उनको ट्रस्ट इश्यू है, भरोसा उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। इस चीज को सबसे, चूंकि हम लोग डिफेंस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने जो बार बार एक चीज शब्द का जिक्र किया, जोड़ दिया जिसपे, वो ट्रस्ट इशू था। उनको लगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसकी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहे। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि अगर 2000 के दशक में जब मैंने अप्रोच किया था सरकार को और अलग अलग सेना के विंग को, अगर उस वक्त हमें जो फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए कहा जाता तो हम लोग अभी 20 साल में अभी तक हम लोग फाइटर जेट इंजन भारत के पास स्वदेशी होता। उन्होंने यहाँ तक दावा किया। यानी जो प्राइवेट कंपनियां उसके पास इतना हौसला है, आत्मविश्वास है। सर, आप ट्रस्ट डेफिसिट जो उन्होंने जो कहा है, इस चीज को आप मानते हैं या इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा सिस्टम जो है ना, जो हमारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स तो सब है वो ब्रिटिश टाइम से आते हुए चले आ रहे हैं। बहुत कुछ सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की। आपको पता होगा कि बहुत सारे कानूनों को जो ओवरलैप करते थे या जो हमारी बिजनेस को प्रोग्रेस करने में हिंड्रेंस पैदा करते थे, उन सबको सरकार ने खत्म किया है। लेकिन अभी भी जो एक समस्या है वो हमारी गोल ड्रिवन सिस्टम नहीं है हमारा।
हमारा सिस्टम प्रोसेस ड्रिवन है। जी जो भी सरकार में बैठे हुए हैं वो सब डरते हैं, ज्यादातर लोग डरते हैं कि प्राइवेट कंपनी को पैसा दिया या प्राइवेट कंपनी को हमने कमिट किया और कल को नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग इससे डरते हैं। और वही काम अगर सरकारी कंपनी को दे देंगे और फिर भी काम नहीं हुआ तो भी चलो, क्योंकि सरकार से सरकार बन गया, कोई पूछेगा नहीं, इसलिए लोगों को उसमें थोड़ा सा एक कंफर्ट दिखाई देता है। जी लेकिन अगर हम गोल ड्रिवन हो, अगर हमारी सोसाइटी गोल ड्रिवन हो कि हमें 5 साल में इंजन बना के देना है, अगर ऐसा गोल है, तो फिर वो पैसा किस तरीके से कंपनी इस्तेमाल कर रही है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इंजन ना बना पाए तो सबका जो भी कुछ होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। लेकिन अगर हमने इंजन बना लिया लेकिन हमने प्रोसेस फॉलो नहीं करी, तो इसलिए हम ऑडिट पे फंस गए और ऑडिट के सामने जाके जवाब देना है, कोर्ट में जाना है, कोई ले जाएगा कि उन्होंने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो लोग इन चीजों से डरते हैं, इसलिए ये समझते हैं। और ये जो अगर कल्याणी जी ने, बाबा कल्याणी जी ने बोला है, ये तो कुछ हद तक ठीक ही है, क्योंकि वो क्योंकि प्राइवेट कंपनी के हैं तो वो प्राइवेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट अगर मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, अगर थोड़ा हल्के शब्दों में कहें तो एक रूपता, एक रास्ता नहीं है। कई जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट है उनमें भी एक रास्ता नहीं है। हम सब एक डायरेक्शन में न सोच के अपने अपने बारे में सोचते हैं कि हम ये करें तो हमारा नाम हो सकता है क्या। जबकि अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही था शुरू में, बहुत दिन पहले ही कहा था कि मेरा क्या नहीं कभी नहीं सोचना है, देश का क्या सोचना है। जी पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी शायद फर्स्ट या सेकंड स्पीच में शायद उन्होंने कहा था कि हम सबको देश के बारे में सोचना है, मेरा क्या, मेरा क्यों नहीं सोचना। जी तब तक वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पूरी कंट्री की नहीं होगी, होल ऑफ द नेशन अप्रोच जिसको बोलते हैं, जब तक वो नहीं होगी तब तक ये समस्याएं आती रहेंगी। उसको अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहें तो ट्रस्ट डेफिसिट कर सकते हैं, और अगर थोड़े हिंदी में कहें तो थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड्स में कहें तो एक रास्ता एक रूपता कह सकते हैं। जी तो थोड़ा है, इस पर काम करने की जरूरत है। असल में बात ये हो जाती है ट्रस्ट डेफिसिट, उन्होंने जो कहा था तो मेरी थिंकिंग इस बात पे गई थी कि अगर डिफेंस में कोई अगर स्टार्टअप बनता है, कोई अगर हम कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं, कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, तो इस प्रोसेस में काफी लंबा वक्त लगता है, राइट। काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट कितना होता है वो सर आप बताएंगे। एक प्राइवेट कंपनी अगर कोई नई फर्म आ रही है तो उसको कोई कंपोनेंट किसी भी चाहे वो ड्रोन बनाना हो या फिर किसी फाइटर जेट का किसी कोई कंपोनेंट बनाना हो या फिर तोप या फिर बहुत सारी चीजें हैं, अगर इतना फंड लगा दिया गया, निवेश कर दिया गया है, इन्वेस्टमेंट हो गया है, उसके बाद अगर पता चल रहा है कि वो जो कंपोनेंट बन के तैयार हुआ है वो किन्हीं कारणों के वश वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो फिर तो स्टार्टअप के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। अब क्या है कि डिफेंस अगेन वही जो मैंने कहा प्रोसेस ड्रिवन है। प्रोसेस ड्रिवन में क्या है कि अगर मान लीजिए वो आर्मी के लिए कोई कंपोनेंट या असेंबली बनाई गई है जी तो इट हैज टू गो थ्रू डीजीक्यूए अप्रूवल। नाउ डीजीक्यूए का अप्रूवल का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जाना है जी। एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर साइकिलिंग टेस्ट होता है। टेम्परेचर साइकिलिंग में -40°C से +55°C तक के लिए तो इक्विपमेंट को रखा जाता है, फिर उसको एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में ट्रांसफर किया जाता है, उसका एक ग्रेडियंट होता है, कुछ उनका प्रोसेस है। अब मान लीजिए कि वो सिस्टम तो सिर्फ हमें लद्दाख में यूज करना है, वो हमको डेजर्ट में यूज करना नहीं है। अगर समझ आता है तो मैं प्लस साइड में 55°C क्यों जाऊँ? मैं हो सकता है कि प्लस साइड में 20°, 25°, 30°, और वहां से लेके माइनस साइड में -40 तक उसको टेस्ट करूँ, या ऐसे ही जो सिस्टम सिर्फ डेजर्ट में यूज होना है उसको मैं -40 पे क्यों टेस्ट करूँ जी। लेकिन डीजीपीए के पास कोई इस समय ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो भी प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जी। तो हम इस टाइप का एक सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे जो गोल ड्रिवन है। हमें पता है कि ये इक्विपमेंट हमारा डेजर्ट भी यूज होना है, डेजर्ट में पॉजिटिव साइड टेम्परेचर ज्यादा होना है, तो हम 0° से लेके लेते थे या -10° से लेके +50 तक टेस्ट करेंगे, -40 जाने की जरूरत नहीं। इससे कॉस्ट भी बचेगी, इससे सिस्टम भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो पाएंगे, पावर कंजम्पशन सिस्टम्स का कम होगा, फुटप्रिंट कम होगा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन प्रोसेस ड्रिवन होने की वजह से ना तो डीजीपीए कुछ कर पाता है और ना हमारे स्टार्टअप्स या जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन। जी
इवन डीआरडीओ और डीपीएसयू भी उन्हीं प्रॉब्लम्स के थ्रू जाते हैं जिन प्रॉब्लम्स के थ्रू ये लोग जा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ फाइनेंसेस की कमी है और पैसा क्योंकि आपको अर्न करना है उसको खर्च करने के लिए, तो जब पैसा अर्न नहीं होगा तो खर्च कैसे कर पाएंगे। तो स्टार्टअप जर्नी में बहुत सारे स्टार्टअप्स एक्चुअली बंद हो जाते हैं इसी टाइप की कुछ कुछ समस्याएं आने के बाद। आपने जो सर जो बंद हो जाते हैं का जिक्र किया है ना, इसी आपसे जब हमारी बात हुई थी इस इंटरव्यू के बारे में, उसके बाद मुझे कुछ इंडस्ट्री के लोगों से मैंने बात की है, उन लोग की मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करके पूछूं कि क्या दिक्कतें हैं, फिर मैं आपसे इन चीजों पे बात करूंगा। तो जो आपने कहा कि कई सारी कंपनियां बाद में बंद हो जाती है, उनका भी वही डर था कि कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो बजट का यहाँ पे सबसे बड़ा इशू होता है कि बजट का क्या है। भारत सरकार की तरफ से कई सारे प्रोजेक्ट हैं, आत्मनिर्भर भारत भी है और भी अलग तरह से प्रोजेक्ट हैं। फंड को लेकर सर कहाँ से फंड जुटाएं, फिर इसको मैनेज कैसे करें, इस पूरे प्रोसेस को जरा आप अच्छे से समझाते ताकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो सस्टेन करे मार्केट में, फाइनल आउटपुट दिखे, ना कि वो बीच रास्ते में वो जो एक कंपनी बनी है किसी चीज के लिए वो बंद हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को सर आप बताएं अगर। तो दो चीजें हैं, फंड्स आप या तो प्राइवेट से उठाएं या फिर सरकारी सिस्टम से उठाएं। जी। और सरकारी सिस्टम में क्या है कि वो लोग देखते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या है। अब नई कंपनी की तो कोई हिस्ट्री नहीं होती, ना फाइनेंशियल हिस्ट्री है ना टेक्निकल हिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की कोई हिस्ट्री है। जी। तो वहां से वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, वो वापस आगे पहुंच नहीं पाते। तो मेरा सजेशन सरकारी सिस्टम के लिए है कि वो जो फाउंडर्स हैं या उनकी जो कोर टीम है उनकी एक्सपर्टीज देखें क्या है, उनका एक्सपीरियंस देखें क्या है और उनका कमिटमेंट देखें क्या है। अब उसके लिए मैट्रिक्स अलग अलग हो सकती है, कमिटमेंट कितना है उसकी मैट्रिक भी हो सकती है, उनका एक्सपीरियंस क्या है उसकी भी मैट्रिक हो सकती है। वो एक सिस्टम अगर उस तरीके से जाए तो वो सब हम टेबल्स बना सकते हैं, उस टेबल में मार्किंग सिस्टम कर सकते हैं एंड देन एक कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर सरकार चाहे तो एक बिल्कुल जो नया स्टार्टअप है, जो बिल्कुल कॉलेज से फ्रेश आ रहा है, कोई मास्टर स्टूडेंट, कोई भी यूजी स्टूडेंट, कोई पीजी स्टूडेंट, कोई पीएचडी करके आ रहा है, वो सब कैसे अपनी नॉलेज को इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टाइज कर सकते हैं, उसके लिए सरकार बढ़ावा दे सकती है। जी। प्राइवेट में उसकी समस्या है। प्राइवेट में समस्या क्या है कि अगर आपको एंजल इन्वेस्टर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबको एंजल इन्वेस्टर मिलता नहीं है। एंजल इन्वेस्टर जनरली कम स्टेज पर आपको पैसा दे देते हैं जी। और उनको ये भी मालूम है कि ये पैसा हमने 10 जगह अगर उन्होंने पैसा लगाया है तो मे भी 2 जगह से 3 जगह से ही उसका वो प्रॉफिट मिलेगा, बाकी जगह उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी सिस्टम्स में और खासकर जो डिफेंस से रिलेटेड सिस्टम्स के जो स्टार्टअप्स हैं उनमें टर्न अराउंड टाइम लगभग 7 साल 8 साल का होता है। जी। इससे पहले वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पाते। तो एंजल इन्वेस्टर्स जनरली 2 साल 3 साल इतना वेट करना चाहते हैं, उससे ज्यादा वो वेट नहीं करना चाहते। तो इसलिए थोड़ा मिलना मुश्किल होता है उनका। लेकिन अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में स्टार्टअप के लिए कोई मिल जाए तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन। जी। दूसरा है प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट पार्टी से पैसा उठाना। प्राइवेट पार्टी से पैसा लेते हैं तो उनका डिमांड होता है अनप्रोपोर्शनेटली हाई इक्विटी। वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोलिंग स्टेक आ जाए। तो जब कंट्रोलिंग स्टेक आ जाता है किसी दूसरी कंपनी का, तो जो कंपनी का फाउंडर है, जो स्टार्टअप का फाउंडर है, उसका फिर इंटरेस्ट नेचुरल है कि कम हो जाएगा, या कम नहीं होगा तो एटलीस्ट उतना नहीं रहेगा कमिटमेंट जितना केस के लिए था पहले। तो ये थोड़े से गिव एंड टेक है जिसके बीच में फाउंडर्स को थोड़ा रहना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि कहाँ वो कितना स्टेक डाइल्यूट कर सकते हैं, कितना स्टेक रख सकते हैं, कितना पैसा लेना जरूरी है, कितना छोड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू में स्टार्टअप से जुड़े। जी सर, तो अगर एक स्टार्टअप में कोई एक अमाउंट मान के चलो, एक डिफेंस स्टार्टअप शुरू करने के लिए कितने अमाउंट की इनिशियली स्टार्ट हो सकता है, जरूरत हो सकती है? देखिए, ये डिपेंड करेगा आप किस टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए शुरू कर रहे हैं। जी। लेकिन किसी टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए शुरू कर, जैसे मैंने कहा 7 से 8 साल का टर्न अराउंड टाइम होता है। जी। तो अगर आप छोटी से छोटी टीम भी बनाएंगे तो भी आपको 5-7 इंजीनियर्स चाहिए होंगे। 5 इंजीनियर्स भी लगा लीजिए और उनको अगर आपको मिनिमम 1 साल की सैलरी, 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपए भी रखना है तो एक महीने में 5 लाख रुपए उनकी सैलरी और फाउंडर अगर मान लीजिए 2 हैं तो उनकी भी सैलरी होगी, उनकी भी उतनी लगा लीजिए। तो 7-8 लाख रुपए तो आपकी पर मंथ सैलरी का ही खर्चा है।
फिर आप कहीं लेबोरेटरी बनाएंगे R&D करने के लिए, उसका किराया देंगे, मे बी 50,000, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, तो लगभग 1 लाख रुपए इसका भी लगा लीजिए। तो मोटे तौर पर 10 लाख रुपए पर मंथ का आपका खर्चा है। तो इसका मतलब हुआ जी कि 1 साल के आपको लगभग 1,20,000 रुपए, 1,20,00,000 रुपए चाहिए। और 7-8 साल का आपको टर्न अराउंड टाइम चाहिए, तो कम से कम 10 करोड़ का कुछ एक लॉन्ग, एटलीस्ट मिडिल टर्म एक सॉल्यूशन होना चाहिए कि जितना ये कॉन्फिडेंस हो कि इतना पैसा हम ला पाएंगे। जी और हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक और भी है देश में कि यट टू बी प्रूवन आइडियाज के लिए कोई पैसा नहीं देना चाहता, जो आइडिया अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं उनके लिए। और ना ही कोई एजेंसी उसके लिए कमिटमेंट करना चाहती है कि अगर आप प्रूव कर दोगे तो आपका ये प्रोक्योरमेंट कर लेंगे। तो जी इसके बीच में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी फंस जाता है। तो इसीलिए फिर वो कितना स्टेक लेंगे, कितना क्या लेंगे, वो एक समझना पड़ता है। लेकिन जी फिर भी 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ जी इतना तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर आपका बहुत छोटी कोई मान लीजिए टेक्नोलॉजी बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मे बी 1 करोड़ 2 करोड़ में काम हो जाएगा। लेकिन थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी में अगर आप काम कर रहे हैं तो यू मस्ट थिंक एटलीस्ट अबाउट 10। जी जी सर। सर इसमें एक चीज और है कि थोड़ा सा मगर इस बजट से आगे बढ़ो तो डिफेंस स्टार्ट टेक्नोलॉजी वैलिडेशन और फील्ड टेस्टिंग, इसको लेकर के भी कई सारे समस्याएं देखने को मिल रही है कि फील्ड टेस्टिंग, कई लोगों का कहना होता है कि टेस्ट करने के लिए भी बहुत, मतलब एक तो है तक हमारे पास टेस्टिंग की टेस्ट फैसिलिटी जो है वो भी थोड़े से कम है, फिर टेक्नोलॉजी वैलिडेशन का भी सवाल आता है। इसको सर आप किस तरह से देखते हैं और इस पर सुधार के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे एक्चुअली इसमें दो सजेशन थे। इनमें से एक, मैंने एक कॉन्फ्रेंस जो अभी आइडिया से में हुआ था, जहाँ मैं और आप मिले थे, जी वहाँ भी मैंने कहा था हमें कुछ लेबोरेटरीज, रीजनल लेबोरेटरीज सर्विस करनी चाहिए, जो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डेवलपमेंट के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो मुहैया करा सके। जी वो ये इक्विपमेंट काफी कॉस्टली होते हैं, और जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल होता है सारे इक्विपमेंट खरीदना। जी तो डेवलपमेंट लेबोरेटरी वो होनी चाहिए। ये मैं डीआरडीओ लेबोरेटरीज से अलग लेबोरेटरीज की बात कर रहा हूँ। डीआरडीओ लेबोरेटरीज के पार्टीशन का जो विजय राघवन कमेटी थी, उसने सजेशन दिया है कि उसको ग्रीन जोन, ऑरेंज और एम्बर एंड रेड जोन करके कर दीजिए। वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि या तो ये होगा कि बहुत कुछ चीजें जो बाहर लोगों को नहीं जाननी चाहिए, जो जी सीक्रेट है देश के, वो निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग आ जा रहे हैं, तो कौन कितनी देर तक उसको ठीक कर पा रहा है, बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, कंट्रोल जी हो जाएगी। या फिर ओवर प्रोटेक्शनिज्म हो जाएगी कि हम कुछ दिखाएंगे ही नहीं, कुछ इक्विपमेंट देंगे ही नहीं, सब कुछ कहेंगे कि ये पूरा का पूरा रेडी है। तो ये थोड़ा सा एक हो सकता है। इसीलिए पूरा ही पूरा ग्रीन लेबोरेटरी क्रिएट करे जी सरकार। अब वो सरकार में कौन करेगा, डीआरडीओ करेगा, कोई और करेगा, वो तो सरकार की बात है, वो लोग सोचेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो डीआरडीओ को करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट का काम उनका है। तो ये रीजनल लेबोरेटरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, R&D एक्टिविटीज के लिए और डेवलपमेंटल टेस्टिंग के लिए ये डीआरडीओ क्रिएट करे। जी और जो फील्ड टेस्टिंग, वो मुझे लगता है इसको करना चाहिए। जो हमारे आईडीएस है, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम, उन लोगों को फील्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी क्रिएट करनी चाहिए। और वो फील्ड टेस्टिंग क्योंकि उन्हीं एरियाज में हो सकती है जो एक्चुअली एप्लीकेशन एरियाज हैं। तो और ये उन जगहों से अलग हो सकते हैं, या उनके एडिशनल हो सकते हैं जो रेगुलर आर्मी की प्रैक्टिस होती है, या नेवी और एयरफोर्स की प्रैक्टिस होती है। उनके अलावा एडिशनल होनी चाहिए, सो दैट कि जल्दी स्लॉट्स मिल जाए। अभी स्लॉट्स मिलने की परेशानी है। और थर्ड थिंग जो प्रॉब्ली डीजीक्यूए और जो क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन उनको करना चाहिए। अभी जो उनकी मैंडेट है वो तभी है कि वो टेस्ट तभी करेंगे अपने सिस्टम में जब कि क्यूआर आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरफ से अगर इश्यू करेंगे। लेकिन अब क्योंकि हम एब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम ऐसी चीजों को डेवलप करने की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड हो रही है। जी अगर ऐसी चीजें होंगी तो उनकी क्यूआर नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी क्यूआर जनरेट करने वाले तो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, या दूसरे लोग हैं। तो ऐसी टेस्टिंग की भी एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। प्रोबेबली जो एसपीक्यूसी ऑर्गेनाइजेशन है
उसको शायद डीजीपी अगर अपने साथ ले लें, या बाकी जी इंडस्ट्रीज में भी इस तरीके की कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टेस्टिंग करते हैं, उनके साथ भी अगर ये लोग थोड़ा अगर वो करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपने साथ, तो मुझे लगता है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे देश में। जी सर। ये अच्छा रहेगा। एक और जो दिक्कत थी सर, जो कोई नया स्टार्टअप बनता है तो उसके पास जाहिर सी बात है कि कई सारी टेक्नोलॉजी के लिए डीआरडीओ की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स डीआरडीओ के पास टेक्नोलॉजी का मास्टर हासिल है। तो जो कोई नई नई मतलब कोई नई कंपनी है, नया फर्म है, तो उसको डीआरडीओ का जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होता है, क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी होता है, उस तक पहुंच बनाने के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए? डीआरडीओ किस हद तक जाकर के फिर टेक्नोलॉजी के साथ शेयर करता है? इसको लेकर के भी सर कोई नियम होंगे, कानून होंगे, या इसमें कितनी मुश्किलें आती हैं? एक्चुअली वही पहले जो जैसे मैंने कहा, एक तो टेक्नोलॉजी हिस्ट्री देखते हैं और फाइनेंशियल हिस्ट्री देखते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। जी लेकिन डीआरडीओ की वेबसाइट में एक लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर, ऐसे जी एक बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है। जी तो जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हैं, स्टार्टअप काम करना चाहते हैं, वो देखकर उस एरिया में वो टीओटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीओटी की एक फी डीआरडीओ ने फिक्स करी हुई है, जो जनरली 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। पहले 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, फिर उसको घटा के 5% कर दिया गया। मेरे हिसाब से ये और कम होनी चाहिए, ये अभी भी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के पास ऑलरेडी पैसे की कमी होती है। तो इनको प्रमोट करने के लिए नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो संख्या बढ़ाने के लिए अच्छा हुआ कि डीआरडीओ उसको कम करके 1% कर दे। जी लेकिन कुछ पैसा लेना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री कर दे, क्योंकि कारण ये है कि फिर जो नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं वो भी आ जाते हैं, जी और डीआरडीओ के पास इतने साइंटिस्ट नहीं है, इतने लोग नहीं है कि वो सबको एंटरटेन कर सके, फिर वो फिल्टर आउट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो जी कम करें, लेकिन इतना भी कम न करें कि जिसका मर्जी है वही आ जाए। तो थोड़ा सा सीरियस प्लेयर्स ही है, इतना एक ओवर के अगर 1% करें तो अच्छा रहेगा। जी इसके अलावा सर, जो डीआरडीओ जी पेटेंट्स है वो सब फ्रीली अवेलेबल है, वो पेटेंट कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी भारतीय कंपनी उसको इस्तेमाल कर सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। एक सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के भी है कि बोले, जो जैसे आपने स्टार्ट में कहा भी था कि डीआरडीओ अपने पास रखना चाहती है, क्या प्राइवेट कंपनियों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने के लिए भी कुछ काम हो रहे हैं? तो डीआरडीओ के साथ में कंपनीज का 50% आईपी रहता है, जी 50% आईपी रहता है, वो उसको बना सकते हैं, दूसरे जगह पे बेच सकते हैं उस इक्विपमेंट को, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाहर बेच रहे हैं तो थोड़ी रॉयल्टी देनी पड़ती है एज पर एग्रीमेंट, जी और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी आपने अभी थोड़े दिन पहले अगर पढ़ा हो तो कई चीजें भारत सरकार ही प्रमोट कर रही है, जैसे कि एक प्रेशर ब्लू करके एक कैप्सूल बनाया गया था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम में, चंडीगढ़ की एक कंपनी ने बनाया था। वो कैप्सूल अभी भारत सरकार ने इंडोनेशिया को गिफ्ट किया। जी तो वहाँ पर काफी पेशेंट्स थे किसी बीमारी से, उसके लिए उसको डेवलप किया था, और यहाँ से वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी मैत्री स्कीम समझ लीजिए जो ये फंड्स भी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई इक्विपमेंट हैं, मैं एक आध के नाम भी ले सकता हूँ। एक इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का कूलर होता है, जी वो इम्पोर्ट करते थे, और वो खराब हो जाते थे, क्योंकि वो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, एक सर्टेन लाइफ होती है, उसके बाद में उसको रिप्लेस करना होता है। तो फिर हर 2 से 3 साल में रिप्लेस करना है, तो परफेक्शनल प्रॉब्लम थी कि हम बाहर से इम्पोर्ट ही कर रहे थे। वो इंडिजनाइज कर दिया, एक मुंबई की कंपनी, उन्होंने इसको इंडिजनाइज किया, और वो वही बनाएंगे, उसमें कोई डीआरडीओ के पास जो 50% है वो मार्जिन है। अगर वो नहीं बनाना चाहेंगे, कल को बोलेंगे कि हमारी कंपनी अब इस काम में नहीं करना चाहती, काम को नहीं करना चाहती है, या कोई और बिजनेस में जा रहे हैं, ये बिजनेस छोड़ रहे हैं, तभी वो किसी और के पास जाएगा, अदरवाइज किसी के पास जाएगा। वो 100% उनका कोई बिजनेस का इशू नहीं है। जी कुछ जरूर हो जाती है कि जब कुछ नई बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी, जो इसको ब्लू स्काई टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मतलब उसका एप्लीकेशन अभी नहीं आया, और वो चीजें कभी टाइम से पहले डेवलप हो जाती है, जी इसके लिए समस्या हो जाती है कि उसका कोई लेने वाला नहीं है। तो डीआरडीओ क्योंकि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बहुत सारे नंबर खरीद सकता है, वो 2-4 नंबर जो डेवलपमेंट वाले वो लेता है, और बाकी फिर तो किसी फौज को या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को लेना होता है। तो वहाँ पे कभी समस्या हो भी सकती है, लेकिन ऐसी चांसेस कम होते हैं।
सर, एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो डीपीपी, उसमें भी आपको लगता है कि कुछ जो नियम है उसको अगर बदला जाए? आप चूंकि डीआरडीओ में करीब करीब 40 साल तक आपने काम किया है, तो आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसे नियम में अगर संशोधन किया जाए, उसको सरल बनाया जाए, ताकि जो एक डिफेंस इकोसिस्टम है उसका जो फैलाव है वो तेजी के साथ हो जाए, उसमें एक्सपेंशन तेज हो? क्या आपको लगता है कि इन नियमों को अगर हटा दिया जाए तो? पिछले दिनों में काफी काम हुआ है एक्चुअली। अब क्या है, ये एक जीएफआर करके एक डॉक्यूमेंट है सरकार का, गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स। गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स ये कहता है कि आप सरकारी पैसा वैसे ही खर्च कर सकते हो जैसे आप अपना पैसा खर्च करते हो। मतलब आप पूरी सावधानी रखोगे कि ये पैसा बेकार नहीं जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी हम खरीदते हैं, मान लीजिए हम कभी एग्जाम्पल के लिए एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, तो हम ऐसी ब्रांड का खरीदना चाहते हैं जिसका एस्टेब्लिश नाम है, जो हमें लंबी परफॉर्मेंस देगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लंबे समय तक काम करेगा। लेकिन सरकारी सिस्टम में L1 का प्रोविजन, तो L1 का प्रोविजन टेक्निकली यू हैव टू क्वालिफाई और फाइनेंशियली यू हैव टू बी लोअर। तो उसमें क्या होता है कि आप जब डिफेंस टेक्नोलॉजी जनरली 2-3 साल लगते हैं उसको डेवलप होने में, 1-2 साल लगते हैं उसको टेस्ट होने में, जब तक इंडक्ट होता है 5-7 साल निकल चुके हैं, तब तक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है जी। और सॉफ्टवेयर में भी कई कई नए नए चेंजेस आने की संभावना होती है। लेकिन क्योंकि आपको टेक्निकली क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करना है मतलब यू हैव टू मीट ऑल दोस पैरामीटर्स, यू डोंट नीड टू बी the highest performer in that, you only need to meet those performance। और कॉस्ट वाइज आपको L1 लोएस्ट होना है, तो आप नई टेक्नोलॉजीज, नए कंपोनेंट्स, नई असेंबलीज को इस्तेमाल नहीं करते, आप जो पहले से चले आ रहे हैं, जो वेल एस्टेब्लिश हो गए, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो आप L1 के सिस्टम में एक मिनिमम परफॉर्मेंस आप दे पाते हैं। अगर आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको इस क्राइटेरिया में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा जी। लेकिन सरकारी सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि आप बदलाव करेंगे तो उसके लिए मैट्रिक क्या होना चाहिए। जी। आप मैट्रिक इंडस्ट्री और सरकार दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो एक बिल आनी चाहिए। बहुत कुछ चीजें चेंज हुई है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हुई है। जैसे आपका IDDM कैटेगरी एक सरकार ने इंट्रोड्यूस करी थी DAP 2020 में, डिफेंस एक्विजिशन 2020 में। जी। इंडिया डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर, जो जिसमें IP इंडिया का है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे। इस तरीके से और दूसरी कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। अभी जो प्रोक्योरमेंट साइकिल है वो बहुत लंबा है, तो उसको DAP 2025 का जो ड्राफ्ट आया है उसको हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो भी अच्छा होगा जी। मुझे लगता है अगर सरकार ध्यान दे और अगर आपका ये पॉडकास्ट लोगों तक पहुंचे, जी। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो हमारा डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इन लोगों की रीट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है। ये बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, आजादी के पहले का है, इनफैक्ट 250 साल पुराना, लगभग 250 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनकी थॉट प्रोसेस भी 250 साल पुरानी कई बार मुझे लगती है, क्योंकि जो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप गेन भी नहीं करेंगे। जी। हाई रिस्क हाई गेन वाला सिस्टम है ये। आप लो रिस्क लेंगे तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। तो ये थोड़ा सा चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा GFR में, थोड़ा डिफेंस फाइनेंस में, थोड़ा हमारी प्रोसेसेस में गोल ओरिएंटेडनेस होने में, रादर देन बीइंग प्रोसेस ओरिएंटेड। ये 4-5 अगर सरकार देखे तो तरीका से अच्छा काम होगा। जी। आप लोग जितना देखे सर, आपने जो कहा सरकार तक पहुंचे, लोग जितना देखे वो मुझे नहीं पता होता है, लेकिन सरकार के कई स्तरों तक हमारा जो डिफेंस, जो बॉर्डर डिफेंस शो है वो जाता है। और इस पे जो मैं आर्टिकल जो लिखता हूँ, जब हमारी बातचीत हो जाए उस पर मैं आर्टिकल भी लिखूंगा, उसे कई जगहों पे पढ़ा जाता है और बहुत गंभीरता के साथ पढ़ा जाता है। उस पर कई बार हमने महसूस किया है और देखा भी है कि उस पर कुछ एक्शंस भी लिए गए हैं। तो इसीलिए आपको मैं दिलासा दिलाना चाहूंगा, और जो देखेंगे ये चीजें सरकार तक पहुंचती हैं, सरकार काफी क्लोजली मॉनिटर करती है इन चीजों को। सर, मैं एक चीज आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे अभी स्टार्ट में, अभी 2025 चल रहा है, अगर मैं 10 साल का टाइम फ्रेम बना लूं, टाइमलाइन बना लूं, तो आपको क्या लगता है किन सब डिफेंस टेक्नोलॉजी में अभी लोगों को आगे आना चाहिए, उस पर एक काम करना चाहिए, ताकि अगले 10 साल 12 सालों में उनको एक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए? अब तो बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट बहुत काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, बहुत काम। देखिए, परेशानियां तो कहीं भी किसी भी सिस्टम में होंगी, परेशानियां होंगी। बिल्कुल सर। और
ये कहना कि हम परेशानी है इसलिए काम नहीं करेंगे वो भी ठीक नहीं है। तो काम तो हमें करना ही है, और जब हम काम करेंगे तभी हमें परेशानी पता लगेगी, तभी हम उसके सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो दूसरी समस्याएं हमें पता लगेंगी, तो फिर उनके भी सोल्यूशन। जी तो आप देखिए हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में इस समय लगभग 1,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स, और वो स्टार्टअप्स इतना मार्वलस काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ दिन पहले एक कंपनी को विजिट किया था, इनफैक्ट 2 कंपनीज को विजिट किया था मैंने, एक बैंगलोर और एक मुंबई में, जिन्होंने ग्रीन प्रोपल्शन बनाया है जो सैटेलाइट से इस्तेमाल होगा। जी तो जो हम प्रोपल्शन इस्तेमाल करेंगे वहां पे सैटेलाइट के एटीट्यूड कंट्रोल के लिए, जी इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। जी तो ये बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी है जो और किसी देश के पास नहीं है। हम करने वाले हैं, हमारा देश में हम पहली बार, मतलब हिंदुस्तान जी में पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा काम करेंगे। ड्रोन्स में आपने देखा ही ऑपरेशन सिंदूर में कितना काम हुआ, प्रिसीजन टारगेटिंग में कितना काम हुआ, और ड्रोन्स ने जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है उसमें बड़ा नाम हासिल किया है। जी ऐसे ही एक लेजर टेक्नोलॉजी, एक बड़ा काम हुआ देश में। आपको पता होगा पहले तो हम बहुत कम ही लेजर बनाते थे, लेकिन अब पहले 10 किलोवाट का लेजर सिस्टम बनाया और 30 किलोवाट का लेजर सिस्टम अब हमने बना लिया है, जिसका कुछ दिन पहले टेस्टिंग हुई थी, और अब डीआरडीओ उसका टीओटी भी कर रहा है। लेकिन इसमें जो लेजर सोर्स है वो पहले बाहर से आता था, और लेजर सोर्स ही उसका एक्चुअली आप कहें तो उसका हार्ट है, या जो मेन कंपोनेंट या मेन असेंबली वो लेजर सोर्स ही है, क्योंकि एनर्जी, लेजर एनर्जी वही जनरेट हो रही है। तो वो पहले बाहर से आता था, लेकिन अब उसका पूरी तरीके से स्वदेशीकरण हो चुका है। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से भारत में डेवलप हुई और भारत में ही उसको बनाया जा रहा है, और फिर उसको मल्टीपल किलोवाट से 1-2 किलोवाट नहीं, 10 किलोवाट, 100 किलोवाट उस तक रेंज के लिए ले जाने के लिए कुछ ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, ऑप्टिकल कोटिंग, जी उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। और इनफैक्ट मुझे आईआईटी दिल्ली का नाम लेना चाहिए वैसे भी, क्योंकि मैं वहाँ आजकल काम करता हूँ, और सिर्फ इसीलिए नहीं, क्योंकि ये भी काम ऐसा हुआ है जो देश में पहली बार हुआ। हालांकि विदेशों में पहले हो चुका है, लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, और हमारे देश में इस तरीके से क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ है। 2022 में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 100 किलोमीटर प्रयागराज और विंध्येश्वरी देवी के हिमाचल के बीच में, और जो ऑलरेडी लेट फाइबर है, कोई नया फाइबर नहीं बिछाया गया, जो ऑलरेडी लेट फाइबर है उसके थ्रू हमने किया था, और अब कैपेबिलिटी लगभग 500 किलोमीटर के आसपास हमारे पास है। तो ये सब चीजें बहुत जो लेटेस्ट एआई के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बीच में बहुत काम हो रहा है, पर्सनल प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग के ऊपर बहुत काम हुआ है, फोटोनिक चिप्स के ऊपर बहुत काम हुआ है। बहुत नई नई टेक्नोलॉजी जिसको हाईटेक बोल रहे हैं उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसमें डीआरडीओ ने जो सेटअप किए थे डीआईएसीओई मतलब डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जी तो उसमें काफी अच्छा काम हुआ है। जी सर, आपने अभी लेजर का जिक्र किया है, ड्रोन दोनों का जिक्र किया है, तो थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा सा हटकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया है। इजराइल भी आयरन बीम पे काम कर रहा है, और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर का आपने भी जिक्र किया, और जो रशिया यूक्रेन हो रहा है, ड्रोन स्वार्म का बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। तो लेजर जो आयरन बीम या लेजर बीम हम जिसको कह सकते हैं, क्या हम उससे ड्रोन स्वार्म के खतरे को रोक सकते हैं? एज ए साइंटिस्ट आपका क्या आकलन है? देखिए लेजर बीम पेंसिल बीम होती है, बहुत पतली बीम होती है। तो स्वाद के लिए लेजर बीम तभी इस्तेमाल हो सकती है जब उसका जिम्बल सिस्टम बहुत ही एजाइल हो, बहुत ही फुर्ती से इधर घूमने वाला हो। लेकिन कितनी भी फुर्ती से घूमने वाला हो, अगर स्वार्म बड़ा है, जैसे आजकल हो ही रहे हैं, 50 ड्रोन 100 ड्रोन से आते हैं, तो एक लेजर से वो उसको नहीं न्यूट्रलाइज किया जा सकता। अच्छा, तो उसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज कराई जाती हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन होता है, एक बार में ही आप बहुत सारे ड्रोन्स की इलेक्ट्रॉनिक्स फेल कर सकते हैं, तो गिर जाएंगे। या
ड्रोन अगेंस्ट ड्रोन वो टेक्नोलॉजी है। आप एक नेट स्प्रेड कर देते हैं तो वो इनकमिंग ड्रोन है वो उसमें फंस जाते हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी। आप शॉक वेव्स से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉक वेव्स को, जो कि एक बार शॉक वेव क्रिएट हो जाएगी तो सारे ड्रोन्स शॉक वेव जितने भी आएंगे वो सब नीचे गिर जाएंगे। तो वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन लेजर का फिर भी इस्तेमाल रहेगा कि कोई भी एक टेक्नोलॉजी दूसरे को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं करती। जी 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 जितने भी ये सब है, ये इन सब के बावजूद भी सॉरी कुछ ड्रोन फिर भी पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो पेनिट्रेशन है, उसको रोकने के लिए अगर मान लीजिए कोई हमारा एयरबेस के पास आ गया, या हमारा कोई कंटेनमेंट के पास में आ गया, या कोई हाई वैल्यू एसेट के पास में आ गया, रिफाइनरी है, पावर प्लांट्स है, तो उन सबको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जी सर, इस ड्रोन ये जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी है उसमें भारत की अभी डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है? जो आप बहुत इंडस्ट्री बहुत गहराई से देखते रहते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो लेजर बीम हो गया या फिर जो इस तरह के जो हथियार होते हैं लेजर रिलेटेड, इसमें हम कहाँ तक पहुंचे हैं? अभी 30 किलोवाट लेजर वेपन का डीआरडीओ ने टीओटी के लिए ऑलरेडी ऑफर किया हुआ है इंडस्ट्रीज को। जी 30 किलोवाट के सिस्टम को हम कंट्री में प्रोड्यूस करने की स्थिति में है अभी। और देखिए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में आप हम लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो सिस्टम्स आपको 1 गीगावाट तक मिल जाएंगे। 1 गीगावाट तक 1000 मेगावाट वहां तक के मिल जाएंगे, लेकिन वो पल्स होते हैं। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं 30 किलोवाट, ये CW कंटिन्यूअस वेव वाले हैं। तो कंटिन्यूअस वेव वाले सिस्टम्स हैं, वो अभी तक जो दुनिया पहुंची है वो लगभग 300 किलोवाट तक पहुंची है। हम उसको कैचअप कर रहे हैं। इजराइल का जो आपने आयरन बीम की बात करी वो 100 किलोवाट का है, और हमारे देश में भी उसकी तरफ काम हो रहा है जी। लेकिन आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियलाइज हो सकती है वो 30 किलोवाट की है। बाकी जो दूसरे स्टेप्स हैं टुवर्ड्स 100 किलोवाट या 300 किलोवाट, वो सब अभी R&D में है। अभी 2-3 साल में वो शायद हम लोग उस लेवल पे होंगे जहाँ हम भी उसको प्रोड्यूस करते हैं। और सर क्या ये जो लेजर होता है, क्या ये एंटी डिफेंस जो डिफेंस सिस्टम होते हैं, डिफेंस सिस्टम, इसकी जगह पे ले सकते हैं क्या मिसाइलों को रोकने में? क्योंकि अगर एयर डिफेंस सिस्टम से जो इंटरसेप्टर मिसाइलें होती है उसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, कीमत काफी ज्यादा होती है। जो हम इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष हुआ था उसमें हम देखे भी थे कि जो अमेरिका का थार्ड है उसके बहुत सारे लगभग 25% स्टॉक ही खत्म हो गए। इसमें एक लेजर वेपन सिस्टम जो है काफी कारगर हो सकता है। आपको लगता है कि जो अभी के जमाने में जब हाईटेक मिसाइलें आ रही हैं, क्या उनको काउंटर कर सकता है लेजर एयर डिफेंस सिस्टम टाइप का अगर कुछ? तो एक्चुअली 3 चीजें मैटर करती हैं लेजर वेपन के केस में। एक तो लेजर पावर कितनी है जी, इनफैक्ट 4 कहना चाहिए। एक तो लेजर पावर कितनी है, कितनी देर तक हम उतनी पावर को टारगेट के ऊपर डाल सकते हैं। ओके। और उस समय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, आंधी तो नहीं आ रही है, पानी तो नहीं बरस रहा है, क्लैरिटी कितनी है, लाइन ऑफ साइट है कि नहीं है, ये। और चौथा हमारा टारगेट करता है। तो जो आपने मिसाइल की बात करी, मिसाइल टारगेट बहुत डिस्टेंस कितना है बिल्कुल टारगेट का, और टारगेट की स्किल किस चीज की बनी हुई है। तो जैसे अगर मान लीजिए टारगेट आपका प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है। आप कम वाटेज डालेंगे तो भी वो जलना शुरू हो जाएगा, जल्दी जलना शुरू हो जाएगा या पिघलना शुरू हो जाएगा जी। तो अगर मान लीजिए जैसे अभी हम 30 किलोवाट की बात करें, तो मान लीजिए प्लास्टिक का आइटम है, तो हो सकता है हम उसको 5 किलोमीटर में रिपीट कर दें जी। लेकिन अगर वो मतलब से आयरन का बना हुआ है या एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो वो 5 किलोमीटर घट के 3 किलोमीटर हो जाएगा या 2 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो ये रेंजेस और भी कम हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए जो मिसाइल है, मिसाइल का स्किल की थिकनेस ज्यादा होती है, या फाइटर एयरक्राफ्ट का थिकनेस ज्यादा होती है, तो फिर उसके में और रेंजेस कम हो जाएंगी। तो इसीलिए रेस है ज्यादा से ज्यादा पावर देने के लिए, वेपन में ज्यादा से ज्यादा पावर देने के लिए। जैसे मैंने कहा 300 किलोवाट जो इस समय स्टेटस है दुनिया में, अमेरिका ने बनाया है लॉकहीड मार्टिन में, तो उन्होंने अभी 300 किलोवाट बनाया है फॉर CW पावर, कंटिन्यूअस वेव पावर, और 1 गीगावाट बनाया है पल्स पावर के लिए। तो ये जो सिस्टम्स हैं वो
फाइटर एयरक्राफ्ट को डिफीट कर सकते हैं एट फ्यू किलोमीटर। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए हमें आईसीबीएम डिफीट करना हो, तो आईसीबीएम डिफीट करने के लिए हमें और ज्यादा पावर चाहिए होगी, मे बी 1 मेगावाट कंटिन्यूअस वेव पावर। ओके। तो इस तरीके से अभी डेवलपमेंट चल रहा है। मतलब हम लोग भी काम कर रहे हैं, शायद आने वाले कुछ सालों में, शायद 5 साल 7 साल 10 साल के बीच में जाकर के शायद हमें उस चीज में कामयाबी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए। आपने काफी कुछ जानकारियां दी हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे स्टार्टअप जो खोलने के होंगे इच्छुक लोग, वो इस चीज को देखेंगे और आपसे ये जो जानकारी दी है उससे लाभ उठाएंगे। आप लोगों के पास अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कहिएगा। हम चाहेंगे कि आपकी जो अगर वैलिड और अच्छी समस्याएं हुई तो हम सर से बात करके हम उन चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद एक है कि आत्मनिर्भरता जो है भारत डिफेंस सेक्टर में कम से कम वो जल्द से जल्द हासिल करें। सर थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से समय देने के लिए। थैंक यू, आपको दर्शकों को भी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।